नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे भाषा और चिंतन की संपूर्ण व्याख्या, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, इनके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। और ये चिंतन के प्रकार, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार और सामान्यतः दोनों अलग अलग प्रकार से बताए जाते हैं, हर बुक में अलग दिए हैं। तो दोस्तों आज इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। भाषा और चिंतन, दोस्तों ध्यान से समझिए कि भाषा और चिंतन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे चिंतन क्या है। तो चिंतन क्या है कि जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, यानी हम उस समस्या को समाधान करने के लिए अपने दिमाग में जो चीजें सोचते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए, वही विचार क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। यानी मस्तिष्क में जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही हमारा क्या है? चिंतन। ठीक है, अब समझिएगा कि भाषा क्या होती है। अब जो हमने अपने मस्तिष्क में विचार उत्पन्न किए हैं, जो हमारे मस्तिष्क में हमने सोचा है, उन्हीं विचारों को हम दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी हम बिना भाषा के अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो चिंतन क्या है कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, और भाषा क्या है? उन विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा पहला पॉइंट, भाषा व विचार का गहरा संबंध है। अर्थात हम बिना भाषा के विचार का आदान प्रदान नहीं कर सकते, अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते अगर हम भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है भाषा संप्रेषण का सबसे अच्छा साधन है। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, समान रूप से प्रेषित करना। तो वही मतलब है कि भाषा संप्रेषण का सबसे अच्छा साधन है, यानी विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा साधन है क्या? भाषा। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। पहला मौखिक, दूसरा है आपका लिखित, और तीसरा है सांकेतिक। मौखिक का मतलब क्या होता है? बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना, यानी दूसरे तक पहुंचाना। और लिखित का मतलब लिख करके अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। और सांकेतिक का मतलब होता है संकेत या प्रतीक या चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। तो ये भाषा के प्रकार हो गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे भाषा की विशेषताएं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। पहली है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करना या कहना। तो वही मतलब है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ठीक है, दूसरा है पैतृक संपत्ति ना होकर के अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। यानी जो भाषा है वो आपके पिता की संपत्ति नहीं है कि पिता की संपत्ति है तो आपका उस पर हक हो। आप उसको अनुकरण करके, सीख करके क्या करेंगे? अर्जित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है दोस्तों कि भाषा का संबंध सभ्यता व संस्कृति से है। सभ्यता व संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग सभ्यता व संस्कृतियों में भाषा का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका कि भाषा गतिशील व परिवर्तनशील होती है। गतिशील का मतलब क्या होता है कि भाषा को आप जितने अच्छे से सीखना चाहेंगे, जितनी तेजी से अर्जित करेंगे, उतनी गति से आपको भाषा अर्जन होगी, यानी अर्जित होगी। और परिवर्तनशील का मतलब वही हुआ कि अलग अलग सभ्यता में भाषा का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि भाषा विकास का स्वभाव एवं मनोवैज्ञानिक क्रम, यानी कैसा स्वभाव और कैसा क्रम है। तो सबसे पहले सुनना। ठीक है, पहले भाषा को सुनना, फिर इसके बाद आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, और बाद में आता है क्या? लिखना। यानी भाषा विकास का स्वभाव व क्रम क्या है? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और इसके बाद लिखना। लेकिन मांटेसरी, जो मारिया मांटेसरी थी, उनके अनुसार क्या है? पहले सुनना है, फिर बोलना है, और इसके बाद लिखना। ये यहां पे चेंज हो गया है, यहां पे पहले है लिखना, इसके बाद है क्या? पढ़ना। तो मांटेसरी के अनुसार क्या है? सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और पढ़ना। लेकिन अन्य यानी जो सामान्यतः मनोवैज्ञानिक क्रम है वो क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों भाषा विकास के सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पहला है आपका परिपक्वता का सिद्धांत। अब ध्यान से समझिए कि परिपक्वता का मतलब क्या होता है। परिपक्वता का मतलब होता है किसी चीज का या किसी वस्तु का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना या पूर्ण रूप से मजबूत हो जाना परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत देख लीजिए। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। अब इसका उदाहरण से मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूं क्या होता है ये।
बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि अगर परिपक्व होते हैं तो भाषा पर नियंत्रण अच्छा होता है और अभिव्यक्ति भी अच्छी होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ और आपके स्वर यंत्र, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ ये पांचों और आपके स्वर यंत्र अगर अच्छे से मजबूत हो गए हैं तो आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी होगी, नियंत्रण होगा और आप विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु से जोड़कर बताना। अब ध्यान से समझिएगा, शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी किसी मूर्त वस्तु, मूर्त का मतलब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हो, उस वस्तु या व्यक्ति से जोड़कर दी जाती है। इससे क्या होगा? जैसे बच्चे को आप, जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, आप उसे मोबाइल दे देंगे। ठीक है, मोबाइल देंगे और दिखाएंगे कि ये मोबाइल है, बताएंगे कि ये मोबाइल है, तो बच्चा उस मोबाइल शब्द को उस वस्तु से जोड़ करके साहचर्य स्थापित कर लेगा और जब भी मोबाइल देखेगा तो जान जाएगा और धीरे धीरे उस मोबाइल के बारे में अच्छे से सीख जाएगा। यानी भाषा को किसी वस्तु को दिखा करके अगर आप बताएंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है। यही है आपका अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। ये तो सिंपल है, अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। ठीक है, तो चैपनीज, सरली, कर्टी और वैलेंटाइन, ध्यान से समझिएगा, ये चारों जो मनोवैज्ञानिक हैं और इनके अलावा भी जो हैं, उनके अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। यानी जो परिवार के लोग बोलते हैं, उनके मित्रगण बोलते हैं, उस भाषा का वो नकल करके यानी अनुकरण करके सीख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चौमस्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिए। इनका क्या कहना था? चौमस्की जो थे वो भाषा को जन्मजात मानते थे, यानी ये भाषा को क्या मानते थे? जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इनका क्या कहना था कि जो बच्चे हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, अर्थात भाषा जन्मजात है। ठीक है, अब पहला क्या है? क्रंदन, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वह क्रंदन करता है। अगर उसको भूख लगती है तो वह रोता है। ठीक है, जिससे उसकी मां समझ जाती है कि यह भूखा है। दूसरा क्या है? सांकेतिक, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह चीजों को बोल नहीं पाता, इसलिए वह संकेत के माध्यम से, अगर उसको पानी पीना है तो पानी की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। यही दूसरा पॉइंट है, क्या? सांकेतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों भाषा के भाग या भाषा के रूप। ध्यान से समझिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है आपका स्वनिम, दूसरा रूपिम, तीसरा वाक्य विन्यास और चौथा क्या है? अर्थ विन्यास। अब स्वनिम समझिए कि क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, जैसे आ, का, जा और पा, इसको क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है स्वयं में और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण है। ठीक है, दूसरा है आपका क्या? रूपिम। रूपिम का मतलब क्या होता है? शब्द का छोटा रूप, यानी शब्द का जो छोटा रूप होता है वो रूपिम होता है। जैसे राम, श्याम, ये जो छोटे रूप है शब्द के, ये क्या कहलाते हैं? रूपिम। तीसरा क्या है? वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या है? भाषा के नियम कि पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जो किस हिसाब से, किस क्रम से यूज होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास, यानी भाषा के नियम। और चौथा है आपका अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास क्या है? वाक्य विन्यास में जो वाक्य है उनका अर्थ सही होना चाहिए। यानी हमने वाक्य विन्यास में जो वाक्य प्रयोग किया है, जैसे श्याम गाना गाता है। ठीक है, अब इसको हम कह दें कि गाना गाता है श्याम, तो इसका अर्थ थोड़ा अटपटा है, तो अर्थ सही होना चाहिए। यही है आपका क्या? अर्थ विन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे चिंतन की, जहां से हर टीचिंग एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब ध्यान से समझिए, चिंतन विचार करने की एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर, यानी मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में ही तो चिंतन होता है, तो वो अंदर ही है, इसलिए आंतरिक और मानसिक, यानी मस्तिष्क में आपके विचार आते हैं तो मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन विचार करने की एक आंतरिक और मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट क्या है? चिंतन का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से है। कितने पक्ष होते हैं मैंने आपको बताया था? संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। तो संज्ञान यानी ज्ञान जो है वो मस्तिष्क में ही तो होता है, यानी विचार आप मस्तिष्क से करते हैं, इसलिए चिंतन का संबंध किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मानसिक प्रक्रिया मैंने आपको बताया अभी कि मानसिक प्रक्रिया है चिंतन। तो मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आ जाता है? अनुमान करना, तर्क करना, कल्पना करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना और रचनात्मक विचार जो आते हैं, ये सब आपकी मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी मानसिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है।
आपके एग्जाम में चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर, ध्यान से समझिएगा, चिंतन का आरंभ जो है वो समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। अर्थात जब समस्या आती है तभी चिंतन का आरंभ या प्रारंभ होता है, ठीक है, और तब तक चिंतन चलता रहता है जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो यही मतलब हुआ कि चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है और चिंतन कब तक चलता है, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे चिंतन के प्रकार की। ये अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से दिए हैं, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे। आज के बाद यहां से आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सब मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पहले देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार चिंतन जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यानी एनसीईआरटी के अनुसार चिंतन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला आपका स्वली चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। फिर इसके बाद यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। तो अब हम इन 5 यानी स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन और फिर यथार्थवादी चिंतन के प्रकार के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला है स्वली चिंतन। दोस्तों ये है स्वलीन, कहीं पर स्वली रहता है कहीं पर स्वलीन। तो स्वलीन का मतलब क्या होता है, स्वयं में लीन रहना, यानी कल्पना करते रहना और दिवा स्वप्न देखना। आप ध्यान से समझिएगा, ऐसी कल्पना करना जिनका कोई वास्तविक मतलब ना हो। यानी आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि बैठे बैठे मैं राजा बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मेरे पास ये कार होती, वो कार होती, मैं इस कार में बैठा हूं। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, स्वली चिंतन। ऐसे स्वप्न देखें और दूसरे को आप बताएं, यानी झूठी कल्पना करें, स्वप्न देखें और सबको बताएं, तो यह क्या है, स्वली चिंतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, यथार्थवादी चिंतन। अब यथार्थवादी चिंतन का मतलब क्या होता है, वास्तविकता से संबंधित है, यानी जो वास्तविक होता है। जैसे पंखा चलते चलते रुक जाता है तो विचार करना कि क्या कारण है जिससे पंखा रुक गया। आप बाइक में कहीं जा रहे हैं और बाइक रुक गई तो आप विचार करेंगे इसका क्या कारण है कि मेरी बाइक रुक गई। यही है क्या, यथार्थवादी चिंतन, यानी वास्तविकता से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यथार्थवादी चिंतन के जो 3 भाग होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला है अभिसारी। अभिसारी चिंतन क्या होता है, तो तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। दोस्तों अभिसारी का मतलब क्या होता है कि किसी समस्या का सिर्फ एक हल हो, ठीक है, यानी कई बिंदुओं से चल करके एक बिंदु पर आके रुक जाना। यानी जैसे किसी ने पूछा कि 4 + 4 बराबर कितना होता है, तो 8। इसका सिर्फ एक ही हल है, इसके अलावा आप दूसरा कुछ नहीं निकाल सकते, सिर्फ यही बताएंगे 4 + 4 बराबर 8। अगर कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ, यानी इसके अलावा आप कोई उत्तर नहीं बता सकते। यही है बंद अंत वाले प्रश्न, यानी तथ्यों के आधार पर आपने सिर्फ निष्कर्ष निकाल दिया, अपने आप से कुछ नहीं जोड़ा। यही है अभिसारी चिंतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अपसारी चिंतन और इसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन। अब ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है, तो विविध प्रकार की सोच रखना, यानी एक बिंदु से चल करके कई दिशाओं में जाना, ठीक है। प्रचार प्रसार होना, यानी एक समस्या के कई सारे हल निकलना और मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछना। मुक्त अंत का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की विशेषता क्या है, अब आप इसमें बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं, इस समस्या के कई सारे हल निकाल सकते हैं। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, यानी कई सारे उत्तर आ जाएंगे। ये क्या है, अपसारी चिंतन और इसी को क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन। अब इसको ध्यान से समझिए, गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके हो गए अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। किसके भाग थे, यथार्थवादी चिंतन के। अब दोस्तों देखेंगे चिंतन के सामान्य प्रकार। अभी तक हमने देखे क्या, एनसीईआरटी के अनुसार, अब देखेंगे सामान्य प्रकार। कितने प्रकार का होता है, 4। पहला प्रत्यक्षात्मक चिंतन, इसी को क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन, ठीक है। यानी जो चीजें हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना, विचार करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है, ठीक है। दूसरा है आपका प्रत्ययात्मक चिंतन, इसी को कहते हैं अमूर्त चीजें, यानी जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य हैं, उनके बारे में विचार करना प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है, ठीक है। अगला है आपका काल्पनिक चिंतन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, काल्पनिक चिंतन क्या है कि पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं या विचार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक चिंतन। यानी पूर्व
अनुभव के आधार पर जोड़ करके चीजों की कल्पना करना या चिंतन करना काल्पनिक चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। और चौथा है आपका तार्किक चिंतन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है। जॉन डेवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है, यानी तर्क करना, किसी समस्या के बारे में समाधान करने के लिए तर्क करना, सोचना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है और ये पहला वाला चिंतन का सबसे निम्नतम स्तर है, यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन का सबसे निम्नतम स्तर है। और चौथा तार्किक चिंतन, ये चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे चिंतन के सोपान, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी ध्यान से समझ लीजिए। पहला है समस्या का उत्पन्न होना, दूसरा आंकड़ों और तथ्यों का संकलन, तीसरा निष्कर्ष निकालना और चौथा है निष्कर्षों को जांचना। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या का उत्पन्न होना, ठीक है। दूसरा आंकड़ों और तथ्यों का संकलन, यानी हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके बारे में आंकड़े और तथ्य इकट्ठा करें, ठीक है। तीसरा है निष्कर्ष निकालना, जो हमने तथ्य और आंकड़े इकट्ठा किए हैं उनके अनुसार हम निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। और चौथा है निष्कर्षों को जांचना, यानी जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो सही है या गलत, उस चीज की जांच करना निष्कर्षों को जांचना में आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।